वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो कि ह्यूमन जियोग्राफी से रिलेटेड होंगे, यानी मानव भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में अब बात की जाए तो जो आपका GEO 104 का आपका कोड होता है, आप देखेंगे GEO 104, इसमें आपको ह्यूमन जियोग्राफी पढ़ना होता है। तो ह्यूमन जियोग्राफी को लेकर के अगर आप अभी तक परेशान थे तो बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है और ऐसे खड़ा ही रहेगा आपके साथ, ठीक है। और बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल तरीके से और ऐसे प्रश्नों को मैं बताऊंगा जो कि पिछले 2 वर्षों में आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, और कुछ ऐसे प्रश्न जो विभिन्न विश्वविद्यालय में पूछे गए हैं, उन सभी को समाहित करके यह वीडियो मैं आपके समक्ष लाया हूँ। कड़ी मेहनत के बाद में यह वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत हो पा रही है, तो आप सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। जिनकी भी कल परीक्षा है, आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें और उन सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए जिनकी परीक्षा आपकी लगी हुई है, ठीक है। आज मतलब या कल लगी हुई है, ठीक है, आपकी परीक्षा। तो भूगोल की अगर बात की जाए तो उसमें आपको BA सेकंड सेमेस्टर में जियोग्राफी में ह्यूमन जियोग्राफी पढ़ना है। तो आप किसी भी विश्वविद्यालय संबंधित किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन जियोग्राफी ही BA सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना होता है, जब से नई शिक्षा नीति लागू हुई है। इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं। या ये जानने का प्रयास करते कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न, पार्थिव एकता का सिद्धांत किसने दिया था? पार्थिव एकता का सिद्धांत जो दिया था वान हमबोल्ट ने दिया था। पार्थिव एकता का सिद्धांत, पार्थिव एकता का सिद्धांत मतलब पार्थिव एकता जो होती है ये बड़ी फेमस चीज है। पार्थिव मतलब फेमस चीज को बोल रहा हूँ। पार्थिव पार्थिव एकता मतलब होता है कि जमीन के अंदर मतलब जो एकता, या फिर एक प्रकार से पार्थिव एकता के सिद्धांत जो है, या संभववाद का सिद्धांत, इन सभी सिद्धांत के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। यहाँ पर मैं बताऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। पार्थिविकता का सिद्धांत पूरा मैं आपको समझा सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। रुको और जाओ निश्चयवाद एक है, ठीक है, नव निश्चयवाद जिसको आप बोलते हैं। 20वीं शताब्दी में मानव भूगोल के विकास क्रम में एक प्रकार से ये जो है विचारधारा आती है। टेलर महोदय ने इसको और आगे बढ़ाया। तो इस तरीके से ये सिद्धांत जो है आपका जो पार्थिविकता का सिद्धांत है, बड़ा फेमस सिद्धांत रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछता है। तो ये प्रश्न आपका 2022 और 23 में पूछा गया प्रश्न है। पार्थिविकता का सिद्धांत किसने दिया? तो वान हमबोल्ट ने दिया था। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणीय निश्चयवाद नीतिवाद अनुयायी नहीं है? इनमें से पर्यावरणीय नीतिवाद का अनुयायी कौन सा नहीं है? देखें, बीडाल डी ला ब्लास नहीं है। बीडाल डी ला ब्लास की अगर बात की जाए तो बीडाल डी ला ब्लास संभववाद के प्रवर्तक या संभववाद से संबंधित हैं, ठीक है। पर्यावरणीय नीतिवाद में एलन चर्चिल सैम्पल, कुमारी एलन चर्चिल सैम्पल अमेरिकी भूगोलवेत्ता, इसके अलावा इमैनुअल कांट और फ्रेडरिक रेटजल, ये सब रहे। रेटजल की ही शिष्या रही हैं जो है सैम्पल, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, ईसा वोमेन भूगोलवेत्ता थे? ईसा वोमेन भूगोलवेत्ता थे, अमेरिकन भूगोलवेत्ता। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रासंभाव विवाद शब्द का प्रयोग किसने किया था? संभाव विवाद शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो OH के स्पेट ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भौतिक पर्यावरण का तत्व इनमें से कौन सा नहीं है? भौतिक पर्यावरण का तत्व देखिए भूमि, खनिज और मृदा है, बस्तियां नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, प्रश्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है जिसके विभिन्न भाग आपस में एक दूसरे से संयुक्त हैं, यानी जुड़े हुए हैं। यह निम्नलिखित में से किस विचारधारा को प्रकट करता है? तो ये आपका पार्थिविकता का सिद्धांत में बताया गया है कि संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है जिसके विभिन्न भाग जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये पार्थिविकता का सिद्धांत यही कहता है। घा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय मानव भूगोल को प्राणी पारिस्थितिकी से जोड़ता है? बताएं, कौन सा भूगोल, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल को प्राणी पारिस्थितिकी से जोड़ता है? तो पारिस्थितिकी सब्जेक्ट जो जोड़ता है, इकोलॉजी जोड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वातावरण संभववाद विचारधारा का विकास निम्नलिखित में से किन भूगोलवेत्ताओं ने किया? तो वातावरण संभववाद विचारधारा का जो विकास है वो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में 100% आने वाले हैं। मनुष्य पृथ्वी की सतह का उत्पाद है, किसने कहा? मनुष्य भूतल की एक प्रकार से भूतल का एक प्रकार से उत्पाद है, या मनुष्य पृथ्वी की सतह का उत्पाद है? आपसे कुछ भी बोले तो आप लगाएंगे कुमारी एलन चर्चिल सैम्पल, अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं। और फ्रेडरिक रेटजल इनके गुरु थे, यानी कि उनकी शिष्या थी, उन्हीं के पद चिन्हों पर आगे बढ़ी हैं। 3 क्षेत्र मतलब 3 पुस्तकें इनकी बड़ी फेमस हैं कुमारी एलन चर्चिल सैम्पल की। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा।
एलन सी चर्चिल यानी एलन चर्चिल सिंपल किस देश से संबंधित हैं? तो ये यूएसए यानी अमेरिका से संबंधित है। का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 2022 और 23 में प्रश्न पूछा गया है कई विश्वविद्यालयों में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है? देखिए, इस दौरान मैं लगातार आपकी क्लासेस ले रहा हूं और बहुत ही मेहनत कर रहा हूं। दिन रात मैं आपको बता दूं 3:30 बजे रात, 4 बजे रात में मैं सोता हूं और जो है इसी कारण से मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है। तो गले में दिक्कत है, दवाई लगातार चल रही है, लेकिन फिर भी आपके पेपर हो जाएंगे, उसके बाद में मैं थोड़ा बहुत रेस्ट मिलेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आपके लिए मैं जो है सारी हदें पार कर रहा हूं। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और समझें हमारी मेहनत को कि भाई मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। तो आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब मतलब वीडियो को लाइक और शेयर करा करें, सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। निम्न में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसमें है? इनमें से देखिए, बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है, जैसे कि मान लेते हैं 1 किलोमीटर के दायरे में, 1 वर्ग किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर का मतलब होता है कि अगर मान लेते हैं 1 किलोमीटर आप ये दायरा बनाए, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1-1 किलोमीटर का दायरा, 1-1 किलोमीटर का। तो इसके अंदर जो होंगे बहुत ज़्यादा लोग कहाँ पर पाए जाते हैं? तो बांग्लादेश में पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें से बांग्लादेश ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे। ओके, क्लियर, ये बात ध्यान रखें। अच्छा, संभववाद का जनक कौन है? 2023 में प्रश्न पूछा गया था अभी। लुसियन फैब्रे जो हैं संभववाद के जनक हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नव पर्यावरणवाद के प्रतिपादन किसने किया था? ग्रिफिथ टेलर ने किया था, ये भी प्रश्न पूछा गया है। ओके, आगे देखते हैं। बताएं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है आपका, बताइएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सा राज्य मानव विकास सूचकांक में सबसे नीचे है? कौन सा राज्य सबसे नीचे है इनमें से? तो इनमें से आपका बिहार जो है मानव विकास सूचकांक में सबसे नीचे है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा, बिहार। ठीक है, बिहार का जनसंख्या घनत्व भी भारत में सबसे ज़्यादा राज्यों में जनसंख्या घनत्व बिहार में ही है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? का ऑप्शन बिहार। ओके, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है इनमें से? देखिए, इनमें से अगर पूछा गया इनमें से ना, तो इनमें से अफ्रीका में सबसे ज़्यादा, बाकी जो है एशिया महाद्वीप की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत मतलब कि कौन भारत 2001 के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम है भारत में? बताएं इनमें से। तो देखिए, सही क्रम जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, उसके बाद में बिहार में। बिल्कुल राइट आंसर होगा खा ऑप्शन। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला रेगिस्तान? तो थार का मरुस्थल जो है इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, बाकी जनसंख्या बहुत कम है मरुस्थलों में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रवास का मुख्य कारण है? प्रवास, प्रवास और अप्रवास दो शब्द आपको देखने समझने पड़ेंगे। प्रवास का मतलब होता है कि किसी दूसरे देश में जाकर के बसना, यानी कि अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में जाना। अप्रवास का मतलब होता है मतलब कि प्रवास दो टाइप का होता है। ठीक है, या आपके यहाँ पर कोई आकर के प्रवासी बसे, या आपके यहाँ से कोई दूसरे देश में जाकर के जाए। तो अप्रवास का मतलब होता है दूसरे देश से भारत में आए, और उत्प्रवास का मतलब होता है उत्प्रवास। उत्प्रवास का मतलब होता है कि अपने देश से कोई व्यक्ति दूसरे देश में जाकर के बसे। तो भारत में प्रवास का जो मुख्य कारण है वो कौन सा है? वो है कार्य और रोजगार। कार्य और रोजगार के चलते लोग जाते हैं। आप मतलब कि रोजगारी का सिचुएशन तो देख ही रहे होंगे इंडिया में कि रोजगारी क्या है, मतलब रोजगार कैसे व्यक्ति हैं। बहुत सारे युवा जो है बेरोजगार घूम रहे हैं। तो कार्य और रोजगार के लिए व्यक्ति जो है शहरों में जाते हैं गांव से, और एक शहर में कुछ दिन रहे फिर बड़े शहरों में जाते हैं। शहरों में भी जब उनकी एक प्रकार से उनके लिए बढ़िया तरीके से व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो कहाँ पर जाते हैं? वो दूसरे देशों में जाते हैं। क्लियर, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? बताएं, निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताएं, राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? इनमें से जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक इनमें से जो है आपका बांग्लादेश में ही है। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। मतलब कि छोटा सा देश है तो कम जगह में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं यहाँ पर। क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बात को। माल्थस का सिद्धांत कौन सा है? माल्थस ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, माल्थस ने किसका सिद्धांत दिया? जनसंख्या का सिद्धांत दिया है।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत में ग्रामीण से शहरी प्रवास का प्रमुख कारण है? तो ग्रामीण से शहरी प्रवास का कारण है रोजगार। रोजगार के लिए लोग जाते हैं। घ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासन प्रकार भारत में जनसंख्या के संचालन में सर्वाधिक योगदान देता है? तो है ग्रामीण से शहरी। गांव से लोग शहर में जाते हैं। गा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, विश्व में किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है इस दौरान? तो वर्तमान में विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? वो है अपना भारत। ठीक है, भारत चाइना को पिछाड़ चुका है और नंबर 1 पर पहुंच चुका है। बहुत अच्छी बात है कि भारत जो है नंबर 1 बन चुका है। किस मामले में? जनसंख्या के मामले में। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब आप ही सोचो, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? जनसंख्या का ज़्यादा होना, मैन पावर बहुत ज़्यादा हो गई है भारत में। जनसंख्या नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है आज के युग में। अगर जनसंख्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो बेरोजगारी दर जो होगी और बढ़ती जाएगी और तहलका मचेगा, एक समय आएगा ऐसा। तो बेरोजगारी दर में अगर कमी लानी है तो जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। परिवार नियोजन के बारे में हर व्यक्ति को जानना चाहिए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर निवास करती हैं? तो मैदानों वाले भागों में। मैदानों में आपसे पूछेगा, पर्वतों में, रेगिस्तान वाले इलाकों में, या पर्वत श्रृंखलाओं में, पठारों में। तो मैदानों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको मिलेगी। इसीलिए उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे मैदानी भाग है तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या आपको यहाँ पर मिलती है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। मानव भूगोल प्राकृतिक और मानवीय शक्तियों के बीच एक समन्वय स्थल है। यह परिभाषा निम्न में से किसने दी? तो मानव भूगोल प्राकृतिक और मानवीय शक्तियों के बीच एक समन्वय स्थल है। यह परिभाषा किसने दी है? जीन्स ब्रूंस ने दी है। जीन्स ब्रूंस जो हैं ये विडाल डी ला ब्लास के शिष्य हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है रेकलियस भूगोलवेत्ता निम्न में से किसके शिष्य थे? रेकलियस जो हैं ये कार्ल रिटर के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। एक पुस्तक है द जियोग्राफी ऑफ पुरांस। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो S.M. अली ने इस पुस्तक को लिखा है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी भूगोलवेत्ता, मतलब किस भूगोलवेत्ता ने पुस्तक लिखी है प्रिंसिपल्स ऑफ जियोग्राफी? तो हंटिंगटन की पुस्तक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है जीन्स ब्रूंस की प्रसिद्ध पुस्तक मानव भूगोल कब प्रकाशित हुई? तो जान लीजिए ह्यूमन जियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? जीन्स ब्रूंस। ये पुस्तक प्रकाशित कब हुई भैया? 1910 में प्रकाशित हुई थी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अर्थ एंड इट्स इनहैबिटेंट्स पुस्तक के लेखक कौन थे? अर्थ एंड इट्स इनहैबिटेंट्स पुस्तक को लिखा है रेकलियस महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जीन्स ब्रूंस ने मानव भूगोल को सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर कितने अनुत्पादक विभागों में बांटा? तो बताएं। प्रश्न है कि जीन्स ब्रूंस ने मानव भूगोल को सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर कितने अनुत्पादक विभागों में बांटा है? अनुत्पादक विभाग, तो 6 अनुत्पादक विभाग। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपको कुछ चीज पीछे लिखी हुई दिख रही है, को करिकुलर मास्टर। को करिकुलर मास्टर चैनल पर आपको जो है को करिकुलर कोर्स से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर जियोग्राफी की संबंधित भी आपकी 104 से भी रिलेटेड एक आध वीडियो पड़ी हुई तो आप उनको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए। आगे देखेंगे, मानव भूगोल के संदर्भ में ब्लास की कितनी विचारधाराएं मान्य है? बताएं। मानव भूगोल के संदर्भ में ब्लास की कितनी विचारधाराएं मान्य हैं? तो 4 विचारधाराएं मान्य हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भूगोलवेत्ता ब्रूंस ने निम्न में से गुरु थे। बताइए, ब्रूंस के निम्न में से कौन गुरु थे? तो ब्लास जो थे वो ब्रूंस के गुरु थे। ठीक है, ब्लास के शिष्य हैं ब्रूंस। क्लियर। आगे देखेंगे, मानव भूगोल मानवीय वर्गों और समाजों का उनके प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा जो है किसने दिया है? तो यह परिभाषा दिया था अल्बर्ट डिमांजिया ने। अल्बर्ट डिमांजिया ने परिभाषा कब दी है? अल्बर्ट डिमांजिया बेसिकली 1872 में इनका जन्म होता है, 1940 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ब्लास के शिष्य हैं अल्बर्ट डिमांजिया भी, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, भूगोलवेत्ता डिमांजिया कहाँ के निवासी थे? तो अल्बर्ट डिमांजिया जो हैं ये फ्रांस के निवासी हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, भूसतह तक विभिन्न भूदृश्य मानव भूसतह तक विभिन्न भूदृश्य मानव तथा प्रकृति के संबंधों के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं। यह किसने बताया? तो रिचर्ड हार्टसोन ने बताया था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, नगरीय गांव पाए जाते हैं। नगरीय गांव कहाँ पर पाए जाते हैं? यूएसए में, या चाइना में, या भारत में, या श्रीलंका में? कहाँ पर पाए जाते हैं भैया नगरीय गांव? बताइएगा सभी लोग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? नगरीय गांव जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं?
तो नगरीय गांव जो होते हैं वो आपके यूएसए में पाए जाते हैं। कहाँ पर? अमेरिका में पाए जाते हैं, अमेरिका। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लुईस ममफोर्ड ने नगरों के विकास की 6 अवस्थाएं बताई हैं। नई दिल्ली किस अवस्था का शहर है? बताएं। लुईस ममफोर्ड ने नगरों की 6 अवस्थाएं बताई हैं। अब इनमें से नई दिल्ली जो है ये किस अवस्था का शहर है? तो ये नेक्रोपोलिस नाम, मतलब नेक्रोपोलिस अवस्था का शहर है। कौन? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों के विकास की अवस्थाएं कितनी हैं? ग्रिफिथ टेलर ने नगरों के विकास की 7 अवस्थाओं के बारे में बताया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। कराल किसके अधिवास कहलाते हैं? कराल जो हैं वो किसके अधिवास कहलाते हैं? अधिवास माने देखिए, कराल बेसिकली मसाई के अधिवास होते हैं। मसाई के घरों को बोलते हैं, मसाई के घरों को बोलते हैं कराल। लेकिन ये प्रश्न आपका 2023 में पूछा गया है कि इसका जो यूनिवर्सिटी मानती है वो जुलू मानती है। ऑप्शन में भी जुलू था। अब जुलू का मतलब जानते हैं क्या होता है? जुलू भी एक जनजाति है। तो कराल जो है ये किसके अधिवास को कहते हैं? घर को नहीं पूछा गया, अधिवास। अधिवास मतलब बस्ती, बस्ती को। तो कराल किसके बस्ती को? जुलू की बस्ती को कराल भी कहते हैं। इसका बा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय मानव के प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में नहीं आता है? तो मानव के प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में आपका कृषि आता है, मत्स्य पालन भी आता है और आखेट भी आता है, यानी ये सब आता है। परिवहन नहीं आता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मानव व्यवसायों में निम्नलिखित में से कौन सा देश कृषि प्रधान देश इनमें से नहीं है? तो भारत कृषि प्रधान देश है, आपका चीन भी कृषि प्रधान है और म्यांमार भी कृषि प्रधान देश है। जर्मनी आपका कृषि प्रधान नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अनुक्रम अधिष्ठान का तात्पर्य क्या है? अनुक्रम अधिष्ठान का क्या तात्पर्य है? अनुक्रम अधिष्ठान का तात्पर्य है मानव व्यवसाय में बदलाव। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पशुपालन द्वारा जीविका निर्वाह की अवस्था थी। पशुपालन द्वारा जीविका निर्वाह की अवस्था जो थी ये कब थी भैया? ये नव प्रस्तर काल में शुरू हुई। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नगरीय बस्तियों की वृद्धि हुई है। नगरीय बस्तियों की वृद्धि हुई है निर्माण अवस्था में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कृषि गृह या वास गृह होते हैं कहाँ पर? बताएं। पुंजित अधिवास में, संकेंद्रित अधिवास में, या प्राविकीर्ण अधिवास में, या सघन अधिवास में? तो कृषि या वास गृह जो होते हैं ये आपके, यानी जिसको आप जो है फार्म स्टीड बोलते हैं या होम स्टीड बोलते हैं, या प्राविकीर्ण अधिवास में आपको मिलेंगे। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो ये सब अच्छा ये बताएं, फार्म हाउस कहाँ पर पाए जाते हैं? फार्म हाउस बेसिकली अमेरिका वगैरह में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। भारत में फार्म हाउस नहीं पाए जाते हैं। जैसे अपने यहाँ पर जो पाही वाही होती है, पाही, वही एक प्रकार से बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका में होती है, उसी को फार्म हाउस बोलते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? अच्छा बताएं, नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में सामान्यतः बस्तियों का कौन सा प्रतिरूप मिलता है? तो पंखा प्रतिरूप मिलता है बस्तियों का डेल्टाई क्षेत्रों में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। भारत में किस प्रदेश में जनसंख्या जो है मतलब कि संहत संहत बस्तियां मिलती है? तो दक्कन मतलब उसमें क्या बोलते हैं, मैदानों में आपको मिलती हैं। क्लियर, ये बात आप ध्यान। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? दुआब का क्षेत्र बोलते हैं। क्लियर, आपका फिजिकल ज्योग्राफी का ये भी प्रश्न है। देखिए ये आपका जो है आपका माइनर पेपर और मेजर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अगला आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बताएं। अच्छा बताएं, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महानगरों की संख्या कितनी है? 53 है। 2023 में प्रश्न पूछा गया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, सबसे कम जनसंख्या दर वाला मतलब जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप कौन सा है? यूरोप है। 2023 में प्रश्न पूछा गया था। विभिन्न विश्वविद्यालयों की मैं बात कर रहा हूँ, अलग अलग विश्वविद्यालयों में, ऐसा नहीं कि किसी एक विश्वविद्यालय में पूछा गया है, कई विश्वविद्यालय में पूछे गए ये प्रश्न है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन मानव बस्तियों का प्रतिमान नहीं है? बताएं। प्रश्न बढ़िया है। निम्नलिखित में से कौन मानवीय बस्तियों का प्रतिमान नहीं है? इनमें से मानवीय बस्तियों का प्रतिमान कौन सा नहीं है? देखें, रेखीय प्रतिमान होता है, वृत्ताकार प्रतिमान भी होता है, तारक प्रतिमान भी होता है। पुरवा जो है ये प्रतिमान नहीं होता। घा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पुरवा होते हैं, बताएं। पुरवा जो होते हैं 8 से 10 परिवारों की बस्ती पुरवा कही जाती हैं। कई पुरवा मिलकर के एक ग्राम सभा का निर्माण मतलब एक गांव का निर्माण करते हैं। ठीक है, और कई गांव मिलकर के ग्राम सभा बनाते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, ग्रामीण अधिवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ग्रामीण अधिवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो मेटजन ने प्रतिपादित किया। गा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जलोढ़ मैदानों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? जलोढ़ मैदानों में संकुल बस्तियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वातावरण में बिखरी हुई ग्रामीण बस्तियों की उपस्थिति की अपेक्षा की जाती है? बताएं। तो गंगा के जलोढ़ मैदान में जो है बिखरी हुई ग्रामीण बस्तियों की उपस्थिति की अपेक्षा की जाती है। गंगा के जलोढ़ मैदान में, एक मिनट, बस्तियों की उपस्थिति की अपेक्षा की जाती है बिखरी हुई ग्रामीण बस्तियों की। तो बिखरी हुई ग्रामीण बस्तियां गंगा के जलोढ़ मैदानों में नहीं होती हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर पूरब में जो वन और पहाड़ियां, वहां पर आपको बिखरी हुई मिलेंगी। घ ऑप्शन। अगला प्रश्न, तटों के किनारे में कौन सा अधिवास प्रतिरूप पाया जाता है? तो तटों के किनारे में कौन सा अधिवास प्रतिरूप पाया जाता है? तो रैखिक अधिवास आपको मिलेगा तटों के किनारे। चूंकि नदियां जो होती हैं सीधे होती हैं, इनके किनारे किनारे घर बने होते हैं, तो सड़कों किनारे आप देखेंगे, सड़कों के किनारे, नदियों के किनारे, ठीक है, इन सभी किनारे आपको रैखिक प्रतिरूप में बस्तियां मिलेंगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्ती सड़कों, नदियों या नहरों के दोनों ओर विकसित होती है? तो वो होती हैं आपकी रैखिक। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि सभी ग्रामीण बस्तियों में हावी है? तो सभी ग्रामीण बस्तियों में आप देखते हैं प्राथमिक व्यवसाय होते हैं। प्राथमिक व्यवसाय में आपका क्या आता है? मत्स्य आता है, मत्स्य पालन हो गया, कृषि हो गया, ठीक है, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, ठीक है, शिकार खेलना हो गया, आखेट जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, पशुपालन, आखेट करना, ये सब आपका क्या होगा? ये सब प्राथमिक श्रेणी के एक प्रकार से उद्योग हैं, प्राथमिक व्यवसाय हैं। अगला प्रश्न, नगरों की उत्पत्ति और विकास में कौन सा कारक प्रभावहीन है? बताएं। नगरों की उत्पत्ति और विकास में कौन सा कारक प्रभावहीन है? इनमें से देखिए, जलवायु का प्रभाव पड़ता है, व्यापार और औद्योगिकरण का पदानुक्रम इसमें प्रभावहीन है। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं और ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में। ठीक है, अच्छा ये बताएं, विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो सिंगापुर है। 2023 में प्रश्न पूछा गया था। ये बताएं कि विरल रूप से स्थित छोटी बस्ती कहलाती है। विरल रूप से स्थित छोटी बस्ती कौन क्या होती है? विरल रूप से स्थित छोटी बस्ती को गांव कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, जलोढ़ मैदानों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? जलोढ़ मैदानों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? तो यह 2022 और 2023 में दोनों में प्रश्न पूछा गया। संकुल बस्तियां पाई जाती हैं। यह प्रश्न 100% आप पे की परीक्षा में आने वाला है। क्लियर, ये बात आप ध्यान। अच्छा, सघन अधिवास कहाँ पर पाया जाता है? तो जलोढ़ मैदानों में सघन अधिवास पाया जाता है। और बिरल अधिवास आपको देखेंगे जो वन पहाड़ियां होती वहां सब पाए जाते हैं। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग बताएं, झूमिंग कृषि और आखेट करना। आखेट माने शिकार करना। झूमिंग कृषि मतलब होता है स्थानांतरणशील कृषि। ऐसी कृषि कि जब जनजाति लोग क्या करते हैं, जंगल को काटते हैं, उसके बाद में उसमें आग लगा देते हैं और खेती करते हैं। जब खेती यानी खेत की उर्वरक क्षमता क्षीण हो जाती है तो उस खेत को छोड़ करके फिर दोबारा दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहाँ पर जंगल को काटते हैं, झाड़ी को सफाते हैं और फूंक देते हैं उसको, यानी आग लगा देते हैं। उसके बाद में फिर वहाँ पर खेती करते हैं। फिर वहाँ पर जब मिट्टी की उर्वरक क्षमता क्षीण हो जाएगी फिर दूसरे स्थान पर जाएंगे। तो ये झूमिंग कृषि कही जाती है या इसी को स्थानांतरणशील भी कृषि कहते हैं। ठीक है, और इसी को कृषि मतलब मलेशिया में इसको लद्दाख कहते हैं। अन्य जगहों पर आप देखते हैं झूमिंग कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। मलेशिया में लद्दाख कहते हैं इसको, ये बात ध्यान रखेंगे। तो झूमिंग कृषि आखेट करना किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय है? तो झूमिंग कृषि और आखेट करना, शिकार करना नागा जनजाति का मुख्य व्यवसाय है। घा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्रिया से संबंधित नहीं है? इनमें से प्राथमिक क्रिया से संबंधित कौन सा नहीं है? देखिए, खाद्य संग्रहण करना यानी कि खाना इकट्ठा करना, मत्स्य वगैरह, उत्खनन करना, कृषि, खाद्य संग्रहण मतलब कृषि वगैरह करके खाने पीने की वस्तुएं इकट्ठा करना। तो ये सब आपका उत्खनन, मत्स्य, खाद्य संग्रहण, ये सब प्राथमिक क्रिया से संबंधित हैं। ठीक है, तो इनमें से नहीं कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा आदिम व्यवसाय नहीं है? आदिम व्यवसाय कौन सा नहीं है भैया? देखिए, आदिम व्यवसाय कौन सा नहीं है? देखिए, आपका आखेट आदिम व्यवसाय है, आदिम कृषि भी, और चलवासी पशुचारण भी आदिम व्यवसाय है। व्यापार आधुनिक व्यवसाय है। तो खा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन चलवासी पशुचारण प्रदेश नहीं है? इनमें से चलवासी पशुचारण प्रदेश में कौन नहीं है? देखिए, भूमध्य सागरीय, उष्ण मरुस्थल और यूरेशिया टुंडा, जो यूरेशिया का प्रदेश, यूरेशिया मतलब कि यूरोप और एशिया का जो ठंडा इलाका भाग होता है उसी को यूरेशिया बोलते हैं। ठीक है, तो भूमध्य सागरीय इलाकों में पशुचारण प्रदेश नहीं है, बाकी सभी जगहों पर है। खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पीसी कल्चर संबंधित है। पीसी कल्चर बेसिकली मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। डांगर बैंक और ग्रांट बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मत्स्य उत्पादन के लिए, मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके,
ग्रांड बैंक जो है आपका अटलांटिक महासागर में है। ऐसे ही अलग अलग महासागरों में ये बैंक होते हैं जो कि मत्स्य उत्पादन के लिए इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। ओके, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सब, और ध्यान रखेंगे ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में भी आ सकते हैं। चलें, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, इनमें से बताएं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक बिंदु, सांस्कृतिक परिदृश्य या सांस्कृतिक दायरे? बताएं। तो सांस्कृतिक दायरे जो होते हैं वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। सांस्कृतिक भूदृश्य से आशय क्या लगाया जाता है? सांस्कृतिक भूदृश्य का मतलब होता है मानव के द्वारा निर्मित भूदृश्य। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मैक्सिको किस सांस्कृतिक क्षेत्र में आता है? मैक्सिको जो है लैटिन अमेरिका वाले इलाके में आता है। खा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 2022 में प्रश्न आया था। सांस्कृतिक परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा है? सांस्कृतिक परिदृश्य में आपका ग्रामीण बंदोबस्त आता है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है ना कि सभ्यता को, यह कथन किसका है? ग्रिफिथ टेलर का। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न ग्रिफिथ टेलर, ये टेलर कर ले, लेटर नहीं टेलर। तो टेलर के अनुसार मध्य एशिया में सर्वप्रथम किस प्रजाति का विकास हुआ है? तो निग्रिटो प्रजाति का विकास हुआ है। 2023 में प्रश्न आया है। खा ऑप्शन राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% अब की बार परीक्षा में आएगा। तो समुद्र जो है ये सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। पृथ्वी पर सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र जो है आपका वो सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र है। 2022 और 2023 में लगातार प्रश्न आता रहा है ये। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलक्षण को मानव प्रजातियों के वर्गीकरण हेतु नहीं प्रयोग किया जाता है? बताएं। निम्नलिखित में से किस अभिलक्षण को मानव प्रजातियों के वर्गीकरण हेतु नहीं प्रयोग किया जाता है? तो देखें, आंखों का, नाक का और बाल का। आंख, नाक, बाल, कपाल, नासिका, ये इन सभी का प्रयोग जो है अभिलक्षण प्रजातियों के बताने में किए जाते हैं। कान का प्रयोग नहीं करते हैं। खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। विश्व में सर्वाधिक लोग किस प्रजाति के हैं? विश्व में सर्वाधिक लोग जो हैं वो काकेसाइड प्रजाति के हैं। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अच्छा, ये बताएं, निम्नलिखित मतलब कि प्रजाति मतलब कौन सी प्रजाति विश्व की सबसे शुद्ध प्रजाति मानी जाती है? तो निग्रो प्रजाति जो है सबसे शुद्ध प्रजाति मानी जाती है, निग्रोइड प्रजाति। अच्छा, किस प्रजाति के बाल ऊन जैसे होते हैं? तो निग्रोइड प्रजाति के बाल जो होते हैं ऊन जैसे होते हैं। ये बात भी ध्यान रखेंगे। ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजातियों को कितने भागों में बांटा? तो 7 भागों में बांटा है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, जो मंगोलाइड प्रजाति होती है ये इसकी जो है एक प्रकार से जो आंखें जो होती हैं वो मुड़ी हुई रहती हैं और तिरछी रहती हैं। ठीक है, ये एक प्रकार से मंगोलाइड प्रजाति, और इसके थोड़ा पीला पीला कलर से जो मंगोलाइड प्रजाति आपके जो चाइना वगैरह के लोग हैं, ठीक है, और जो है पूर्वी भारत के कुछ लोग आप देखते हैं तो वो ऐसे आपके हैं, ये मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रजातियों को लेकर के एक लेक्चर मैंने विधिवत तरीके से बताया था, तो वो आप देख लीजिएगा। ओके, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मानव को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा कारण अधिक प्रभावशाली है? इनमें से बताएं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मानव को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा कारण अधिक प्रभावशाली इनमें से? तो जलवायु। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में देखने को आपको मिलेंगे। प्रश्न है हंटिंगटन के अनुसार। हंटिंगटन के अनुसार प्रश्न क्या पूछा गया भैया कि हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के तथ्यों के वर्गीकरण में निम्न में से किस मानवीय प्रक्रिया को शामिल किया गया है? तो किस मानवीय प्रक्रिया को शामिल किया गया है? तो प्राथमिक जरूरतों को, मुख्य व्यवसाय और कार्यकुशलता को, और उच्च जरूरतों को, इन सभी को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हृदय स्थल के प्रतिस्पर्धा क्षेत्र के रूप में विकसित होने की संभावना के रूप में शामिल मध्य स्थल बेसिन मैकेंडर ने किसे माना है? तो मध्य स्थल का जो एक प्रकार से जो हृदय स्थल का सिद्धांत है उन्होंने जो बताया वो किसको बताया है? पश्चिमी यूरोप और उत्तरी पूर्वी अमेरिका को। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से क्रियाशीलता के सिद्धांत के जनक कौन है? क्रियाशीलता के सिद्धांत के जनक है जीन्स ब्रून्स। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे चारों ओर प्रत्येक वस्तु परिवर्तन की दशा में है। वास्तव में कुछ भी गतिहीन या अपरिवर्तनशील नहीं है, मतलब सब कुछ परिवर्तनशील है। ये किसने कहा था? तो ये जीन्स ब्रून्स का ही कथनाम है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कुमारी एलन चर्चिल सैंपल किस भूगोलवेत्ता की शिष्या थी? तो जीन्स ब्रून्स की शिष्या थी।
सॉरी कुमारी एलन चर्चिल सेम्पुल रेटजल की शिष्या थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुमारी एलन चर्चिल सेम्पुल का जन्म कब हुआ था? 1863 में इनका जन्म हुआ था। 1932 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बड़ी फेमस भूगोलवेत्ता हैं। अगला प्रश्न, सभ्यता और जलवायु पुस्तक के रचयिता। सभ्यता और जलवायु पुस्तक को किसने लिखा है? तो एल्वर्थ हंटिंगटन ने सभ्यता और जलवायु पुस्तक को लिखा। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक एल्सवर्थ हंटिंगटन ने लिखा है। ओके, ये बात ध्यान, 1924 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इनका जन्म हुआ था हंटिंगटन का 1876 में और मृत्यु 1947 में हो जाती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, मानव भूगोल की समस्याएं पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताएं। प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी पुस्तक के लेखक, 1942 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। डिमांजिया की पुस्तक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अल्बर्ट डिमांजिया, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, वातावरण निश्चयवाद की विचारधारा संबंधित है। वातावरण निश्चयवाद की जो विचारधारा संबंधित है, ये किससे संबंधित है भैया? वातावरण निश्चयवाद ये जर्मन संप्रदाय से संबंधित विचारधारा है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आपका जो संभववाद विचारधारा है वो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं से रिलेटेड है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर। अच्छा, इतिहास की भौगोलिक धुरी नामक लेख किसने लिखा है? तो मैकेंडर ने लिखा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक पुस्तक और है, एक पुस्तक है आपकी जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो लुसियन फेब्रे ने इस पुस्तक को लिखा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है भैया? तो ग्रिफिथ टेलर हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। परीक्षा में प्रश्न पूछेगा तो आप आसानी से बता दीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भू राजनीति शब्द, भू राजनीति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? भू राजनीति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जेलेन महोदय ने किया था। जेलेन का पूरा नाम क्या है? रुडोल्फ जेलेन। रुडोल्फ जेलेन ने भू राजनीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। 1899 ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। ठीक है, प्रश्न है, पृथ्वी पर मानव निवास कब से प्रारंभ हो गया था? पृथ्वी पर मानव निवास कब से प्रारंभ हो गया था भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो पृथ्वी पर मानव निवास जो प्रारंभ हो गया था, ये इयोसीन युग से ही प्रारंभ हो गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विश्व में किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? विश्व में किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है भैया? मतलब किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है विश्व में? तो भारत की जनसंख्या सर्वाधिक है। लेकिन आपसे ये मतलब किस स्थान की जनसंख्या सर्वाधिक होती है? स्थान यहाँ पर कर लें, देश के स्थान पर, मैदानों में। मैदानों में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और जनसंख्या सर्वाधिक जो है विश्व में किस देश की है? तो पाकिस्तान, मतलब उसकी है, भारत की। ओके, आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? बताएं। विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? देखें, दक्षिणी पूर्वी एशिया, उत्तरी पूर्वी अमेरिका और जो है आपका उत्तरी पश्चिमी यूरोप, यहाँ पर एक प्रकार से जनसंख्या सघन होती है। दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में थोड़ा कम होती है सघन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही उत्प्रवास कहा जाता है। क्या बोलते हैं? उत्प्रवास। उत्प्रवास का मतलब होता है कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति भारत देश से बाहर निकल जाए या आपके गांव से दूसरे गांव में चला जाए, यानी कि जाने को उत्प्रवास बोलते हैं, आने को आप्रवास बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आंतरिक प्रवास जब अपने देश के या अपने समाज के अंदर ही हो, बहिर्प्रवास मतलब जब बाहर हो उसके। अगला प्रश्न है, एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाला प्रवसन। एक राज्य से, जैसे यूपी से आप बिहार में जाकर के बसेंगे तो क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे अंतर्देशीय प्रवसन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसी कारखाने में प्रतिदिन जाना और आना क्या कहलाता है? तो किसी कारखाने में प्रतिदिन जाना और आना ये दैनिक प्रवास है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका, क्योंकि डेली आप जाते आते हैं। ग्रामीण जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर किसका लक्षण है? तो ग्रामीण जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर जो है ये जनाधिक्य का लक्षण है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अल्प जनसंख्या का नहीं है, ना अनुकूलतम जनसंख्या का है। अगला प्रश्न, प्रति व्यक्ति अधिकतम आय किसके द्वारा होती है? प्रति व्यक्ति अधिकतम आय जो होती है वो अल्प जनसंख्या में प्रति व्यक्ति अधिकतम आय होती है। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। जब जनसंख्या कम होगी तो एक प्रकार से प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी। और एक यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करवाया अभी 2-3-4 दिन पहले, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें जो पेपर है उसमें आप देखेंगे कई प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, तो उस पेपर को आप देख लेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से देखिए कौन सा कथन असत्य है भैया? देखिए,
विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 80% भाग 80% भाग जो है उत्तरी और मतलब उत्तरी अक्षांश में, और 20 जो है 80% भाग 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में मिलता है। बिल्कुल मिलता है, राइट, ये ठीक है। विश्व की लगभग 20% जनसंख्या समुद्र तल से 500 मीटर ऊंचाई वाले भूभागों पर मिलती है। ऐसा बिल्कुल ये एकदम करेक्ट नहीं है, ठीक है, तो इसको थोड़ा संदिग्ध रखिए। विश्व में लगभग 65% भाग जो है अनिवासित क्षेत्र है। बिल्कुल है, मतलब जहाँ पर लोग रहते ही नहीं है। समुद्र हो गया या फिर आप देखें अंटार्कटिका, मतलब बर्फ की पहाड़ी वगैरह है, वहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। तीन दक्षिणी महाद्वीपों में विश्व की लगभग 18% जनसंख्या निवास करती है। बिल्कुल, यानी कि आपका ये वाला जो बी वाला करेक्ट है, मतलब ये है, ये गलत है, यानी कि बी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा प्रश्न के हिसाब से। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे। मध्य एशिया में रहने वाली प्रमुख आदिम जाति, मध्य एशिया में रहने वाली प्रमुख आदिम जाति कौन सी है, बताएं। मध्य एशिया में रहने वाली प्रमुख जो है आदिम जाति कौन सी, भाई फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, मसाई जो होती है पूर्वी अफ्रीका के केनिया और उत्तरी तंजानिया और पूर्वी युगांडा के बीच में रहती है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे जो आपकी सेमांग जनजाति है, सेमांग जनजाति भूमध्य रेखीय प्रदेशों में आपको मिलेगी, मलाया और दक्षिणी थाईलैंड के पर्वतीय भागों में, ठीक है। ऐसे ही और तमाम प्रकार की जनजातियां आपको दिखाई पड़ेंगी, जैसे कि पिग्मी जनजाति जो है अफ्रीका के मध्यवर्ती भाग में आपको मिलेगी, ठीक है। अफ्रीका के मध्यवर्ती भाग में कांगो बेसिन के निवासियों में आप देखेंगे पिग्मी मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही और जनजातियां आपकी हैं, और जनजातियों में आपका नाम, जैसे कि आपकी जनजाति में खास करके जनजाति है आपकी बुशमैन, बुशमैन जो है कालाहारी के मरुस्थलों में आपको मिलेंगी, ठीक है। ओके, इसके अलावा आपकी जनजाति और है एक जनजाति एस्किमो जनजाति जो है आपकी मतलब आपकी जनजाति नहीं है, अब इसको वो मेरी आदत है आपकी बोलने की, आपका बोलने का। तो एस्किमो जनजाति जो एस्किमो बुशमैन की विषम वातावरण में आखेट कर जीवन यापन करने वाले होते हैं, और आपको बता दूं कि ये उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड और सुदूरवर्ती उत्तरी पूर्वी एशिया के समुद्र जो तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर आपको द्वीपों वगैरह में मिलेंगे, ठीक है। कौन से, एस्किमो जनजाति। अब प्रश्न आपसे पूछा गया कि मध्य एशिया में रहने वाली प्रमुख आदिम जनजाति कौन सी है इनमें से, तो खिरगीज है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, खिरगीज का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मध्य एशिया में खिरगीज जनजाति जो है वो निवास करती है। ओके, आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा, ये बताएं, इजीक कुल नामक मीठे पानी की झील का संबंध निम्न में से किस आदिम जनजाति से है, तो खिरगीज से ही है। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। खिरगीज द्वारा बनाए गए जो पशुओं की खाल के जो अस्थायी भवन होते हैं उनको मूर्त युर्त या फिर मर्ट बोलते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, खिरगीज लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है, तो खिरगीज लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है बाबू, खिरगीज लोगों का प्रमुख व्यवसाय है पशुचारण। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। एस्किमो का निवास क्षेत्र, ये सब प्रश्न 2022 और 23 में पूछे गए हैं। एस्किमो का निवास क्षेत्र कौन सा है, अलास्का। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अलास्का वाले एरिया में आपको मिलेंगी, ठीक है। और भी मैंने चीज़ें आपको ज़्यादा बता दी थी उसमें पहले। निम्न में से कौन मानव प्रजाति के वर्गीकरण का आधार नहीं है, मानव प्रजाति के वर्गीकरण का आधार कान नहीं है, आंख, नाक और बाल हैं, गा ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए, बुशमैन जो है जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, बुशमैन, बुशमैन आपकी कालाहारी मतलब सहारा रेगिस्तान, बिल्कुल ठीक है। एस्किमो आपका एक मिनट, सुमेलित नहीं है, बुशमैन जनजाति यही सहारा रेगिस्तान नहीं, सही है, ठीक है। बाकी एस्किमो अलास्का, पिग्मी मध्य अफ्रीका, मसाई तंजानिया, बिल्कुल ठीक है। बुशमैन जो है ये यहाँ पर नहीं पाई जाती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, बुशमैन जो है वो आपकी कहाँ पर नहीं पाई जाती है, बुशमैन आपकी सहारा रेगिस्तान में बुशमैन जनजाति नहीं पाई जाती। बुशमैन जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है बुशमैन, दक्षिण अफ्रीका के पठारी भागों में बुशमैन पाई जाती है, क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, खास करके मतलब कि अंका बांगो, नेसोब, नंगामी झील और लिम्पोपो नदी के आसपास के इलाकों में बुशमैन जनजाति के लोग निवास करते हैं, क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो सहारा रेगिस्तान में नहीं, तो इसका गलत आंसर हो जाएगा यही, यानी कि यही सही सुमेलित नहीं है का ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन कार्कसाइड प्रजाति की मतलब की उप प्रजाति नहीं है, बताएं। निम्न में से कौन कार्कसाइड प्रजाति की उप प्रजाति नहीं है, बताएं। तो कौन नहीं है उप प्रजाति, कार्कसाइड प्रजाति की उप प्रजाति कौन नहीं है, एस्किमो नहीं है, ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। बाकी केल्टिक, पूर्व बाल्टिक और नार्डिक है। मसाई एक आदिम जनजाति है, मसाई एक आदिम जनजाति तंजानिया की, घा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा तंजानिया, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कालाहारी के मरुस्थल से संबंधित है? तो कालाहारी के मरुस्थल से बुशमैन संबंधित है, खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अच्छा बताएं, कराल शब्द का प्रयोग किया जाता है, कराल कराल शब्द का प्रयोग करते हैं किरगीज के तंबुओं के लिए, ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एशियाई टुंडा की विशेषता, एशियाई टुंडा की विशेषता वाले लोगों के समूह को जाना जाता है समूही के नाम से, ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एस्किमो किस नस्लीय समूह से संबंधित हैं? तो एस्किमो जो है मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित हैं, खा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, जिनकी बस्तियों को कराल कहते हैं, वो जिनकी बस्तियों को कराल या अधिवास को कराल कहते हैं, तो जुलू जो है ये अधिवास को कराल कहते हैं। 2022 और 23 में प्रश्न आया हुआ है, उसमें यूनिवर्सिटी ने यही माना है। अगला प्रश्न, शिकारवाद यंत्र हारपून है किसका? एस्किमो का, ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजाति को सच्चे जंगल खानाबदोश के रूप में जाना जाता है? तो सेमांग जनजाति को जाना जाता है, खा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मसाई जनजाति के अधिवास को क्या कहा जाता है? तो मसाई जनजाति के अधिवास को क्या बोलते हैं? मसाई जनजाति के अधिवास को कराल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। मसाई जनजाति के अधिवास को भी कराल बोलेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे, केवल एक जनजाति के उसको नहीं बोलते हैं, कई जनजाति के उसको बोलते हैं, ठीक है। किस जनजाति में मौसमी प्रवास पाया जाता है? किस जनजाति में मौसमी प्रवास पाया जाता है? तो खिरगिज में मौसमी प्रवास पाया जाता है, का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। खिरगिज किस प्रजाति से संबंधित हैं? तो खिरगिज जनजाति के लोग जो हैं ये मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित हैं, ओके, ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पिग्मी किस प्रजाति से संबंधित हैं? तो पिग्मी जो हैं निग्रेटो प्रजाति से रिलेटेड हैं, का ऑप्शन। अगला प्रश्न, लेप समोयद और कोरियाक किस प्रदेश की आदिम जनजातियां हैं? तो ये यूरेशिया टुंडा प्रदेश की जनजातियां हैं, का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। एस्किमो निवासी हैं, एस्किमो टुंडा प्रदेश के निवासी हैं, का ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न आदिम जनजाति का व्यवसाय चलवासी पशुचारण है, कौन से जनजाति का? खिरगीज का, खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, सेमांग निवासी हैं, सेमांग की अगर बात की तो सेमांग निवासी किसके? सेमांग जो हैं सेमांग निवासी भूमध्य रेखीय प्रदेशों की, ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे, प्रश्न है, फालू का कपड़ा कौन पहनता है? बताएं, फालू का कपड़ा, फालू का कपड़ा कौन पहनता है भैया? तो फालू का कपड़ा जो है, अच्छा, जो गोंड जनजाति है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के लिए बड़ी फेमस है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। गद्दी जनजाति जो है ये हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। संथाल जो है झारखंड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, इन सभी राज्यों में पाए जाते हैं। नागा जनजाति नागालैंड में, ठीक है। इसके अलावा और भी तमाम प्रकार की जनजातियां हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो फालू का कपड़ा कौन पहनता है? भील लोग जो है फालू का कपड़ा पहनते हैं, गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बापला किस जनजाति में विवाह का कहलाता है? तो बापला विवाह जो है किस जनजाति का विवाह है? संथाल जनजाति का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, करिल कृषि किस जनजाति में की जाती है? तो करिल कृषि जो होती है नागा जनजाति में करी जाती है, गा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गोंडों का मुख्य व्यवसाय क्या है? गोंडों का मुख्य व्यवसाय है खेती, ऑप्शन नंबर घा करेक्ट आंसर होगा इसका। गोंड जनजाति होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान कौन सा है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में कुल कितनी जनजातियां? लगभग 700 से अधिक जनजातियां हैं, यानी 645 लगा दीजिएगा, का ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां निवास करती हैं इनमें से? निम्नलिखित में से तो मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। टोडा जनजाति का निवास क्षेत्र है, टोडा जनजाति नीलगिरी के पर्वतों में तमिलनाडु के आसपास पाई जाती है, का ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारतीय जनजातियों का अधिकतर निवास करती, मतलब अधिकतर निवास करती भारतीय जनजातियां जो होती हैं वनों में और पहाड़ियों में निवास करती हैं, घा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। किस जनजाति में मौसमी प्रवास पाया जाता है? मौसम में प्रवास, यानी मौसम में ये लोग मतलब कि हर एक मौसम में इधर उधर जाते रहते हैं, तो गद्दी जनजाति जो है मौसमी प्रवासी जनजाति कही जाती है, खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? बताएं, तो कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? थारू जनजाति के लोग मनाते हैं, ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत मतलब मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा मानव भूगोल की परिभाषा को देते हुए कुमारी एलन चर्चिल सैंपल ने दिया है, ये बात आप ध्यान रखें। मानव भूगोल के जनक कौन है? तो रेटजल हैं, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न आएगा। इतिहास का भौगोलिक परिचय पुस्तक किसने लिखी है? तो लुसियन फैब्रे ने लिखी है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। मानव भूगोल के सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है? हंटिंगटन है। एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? रेटजल ने लिखी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके।
तो ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न है आपका, तो ये इसको किसने कहा था? एलन चर्चिल सैंपुल ने, कि मानव भूगोल जो है क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, स्वयं मानव प्रकृति मतलब मानव संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। स्वयं मानव जो है संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है, जीन्स ब्रून्स ऐसा कहते थे। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु है। मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु है मानव स्वयं। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, ब्लास यानी विडाल डीला ब्लास के द्वारा प्रस्तुत मानव भूगोल की विशेष सामग्री में जो सम्मिलित नहीं है वह है उद्योग। ठीक है, ब्लास द्वारा मानव भूगोल की विशेष सामग्री में उद्योग नहीं सम्मिलित है, बाकी परिवहन, जनसंख्या और सांस्कृतिक तत्व सम्मिलित है। अगला प्रश्न, राज्य का जैव सिद्धांत किस विद्वान के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो राज्य का जैव सिद्धांत जो है ये रेटजल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, फ्रेडरिक रेटजल। ऑप्शन नंबर इसका घ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, वर्तमान भूत की कुंजी है किस विद्वान के द्वारा प्रतिपादित किया गया? वर्तमान भूत की कुंजी है जेम्स हटन ने कहा था। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? हेरोडोटस ने लिखी है। मानव भूगोल के सिद्धांत पुस्तक को किसने लिखा है? मानव भूगोल के सिद्धांत पुस्तक बताएं। मानव भूगोल के सिद्धांत पुस्तक को किसने लिखा है? देखिए मानव भूगोल के सिद्धांत पुस्तक के लेखक आपके कौन है बताएं। इस पुस्तक को जो है हंटिंगटन ने भी लिखा है और इसको ब्लास ने भी लिखा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, भूगोल के मानवतावादी विकास विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? भूगोल के मानवतावादी विचारधारा के प्रतिपादक, भूगोल के मानवतावादी विचारधारा के प्रतिपादक हैं टॉन महोदय। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। किसने मात्रात्मक क्रांति को भूगोल के उद्देश्य और अभिप्राय को तीव्र परिवर्तन के रूप में वर्णित किया है? किसने किया है बताएं, किसने किया है भैया? तो बर्टन महोदय ने किया है, का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, किसने भूगोल को कोरोलॉजिकल साइंस के रूप में परिभाषित किया? तो किसने भूगोल को कोरोलॉजिकल साइंस के रूप में परिभाषित किया है? हेटनर ने परिभाषित किया है। गा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जलीय दाल सिद्धांत बताएं। चल दलीय दाल सिद्धांत किसने दिया है? तो आई हर्टन ने दिया है। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। अच्छा, एक रूपता का सिद्धांत किसने दिया है? तो भी हट्टन ने दिया है उसको। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। थीसेन बहुभुज का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वोग महोदय ने किया था। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है बताएं। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक, रिपब्लिक पुस्तक को किसने लिखा है? द रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो, बिल्कुल प्लेटो ने लिखा है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा। चले, तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे और ऐसे ही आपको इस चैनल पर तैयारी करवाई जाती है और इसकी आंसर की जल्दी आपको दे दी जाएगी। जैसे ही आपका पेपर होगा तो आप हमारे नंबर पर 91 61 93 60 62 इस पर तुरंत आप लोग व्हाट्सएप पर जो है पेपर अपना सेंड कर दिए। पेपर होने के बाद में जैसे आप निकलेंगे बाहर, तुरंत हमारे पास पेपर सेंड कर दीजिएगा। मैं उस पेपर को सॉल्व करके आंसर की अपलोड कर दूंगा इसी चैनल पर। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।